नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। दूसरे दिन भी वेस्ट बैंक में जारी रही इजरायली सेना की कार्रवाई। आईडीएफ ने तुलकाम में एक मस्जिद के अंदर छिपे 5 आतंकियों को किया ढेर। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने वेस्ट बैंक पर इजराइल के हमलों को तत्काल रोकने का किया आह्वान। गाजा में 25 साल बाद आया पोलियो का भी मामला। जापान में शानशान तूफान ने मचाई तबाही, 3 लोगों की मौत, कई घायल। तूफान की वजह से कई इलाकों में बिजली गुल, हवाई, सड़क, रेल और जल यातायात बाधित। प्रमुख कारखानों को भी करना पड़ा बंद। जापान के प्रधानमंत्री ने की आपातकालीन बैठक। भारत चीन सीमा मामले पर परामर्श एवं समन्वय के लिए कार्यतंत्र की बीजिंग में हुई बैठक। दोनों पक्षों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मतभेदों को कम करने और लंबित मुद्दों का शीघ्र समाधान खोजने के विचारों पर जताई सहमति। कूटनीतिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से संपर्क पर जोर। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की मुलाकात। शी जिनपिंग ने दोनों देशों के बीच बेहतर संबंधों पर दिया जोर। जैक सुलिवन ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जल्द ही चीन के राष्ट्रपति से करेंगे बात। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार ने छात्र आंदोलन के समय हताहत लोगों की संख्या को लेकर किया बड़ा दावा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान 1000 से अधिक लोग मारे गए। घायलों को मुफ्त इलाज मुहैया कराएगी सरकार। और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं एशिया का आईना। बात करते हैं इजराइल हमास संघर्ष की। गाजा के साथ साथ इजराइल की सेनाएं अब वेस्ट बैंक के इलाकों में भी सैन्य कार्रवाई कर रही हैं। इजराइल ने दावा किया है कि उसके सैनिकों ने वेस्ट बैंक पर छापेमारी के दूसरे दिन 5 आतंकियों को मार गिराया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने वेस्ट बैंक पर इजराइल के हमलों को तत्काल रोकने का आह्वान किया है। वेस्ट बैंक में इजराइल की कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। इजरायली सेना ने कहा है कि उसके सैनिकों ने वेस्ट बैंक पर छापेमारी के दूसरे दिन 5 आतंकवादियों को मार गिराया है। आईडीएफ ने बताया कि मारे गए आतंकी सीमा के पास टुलकान में एक मस्जिद के अंदर छिपे हुए थे। इस संयुक्त अभियान में नूर अश-शम्स के आतंकवादी नेटवर्क के प्रमुख मोहम्मद जब्बार अबू शुजा समेत 4 आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया। वेस्ट बैंक में बुधवार को शुरू किए गए अभियान के तहत सैकड़ों इजरायली सैनिकों ने हेलीकॉप्टरों, ड्रोन और बख्तरबंद वाहनों के साथ मिलकर जेनिन, तुलकार्म, नाबुलस और तुबास में हमले किए। वहीं इस कार्रवाई से स्थानीय लोग सख्ते में हैं और जान बचाने की हर संभव कोशिश में लगे हुए हैं। हम सो रहे थे और सुबह करीब 3:30 बजे गोलियों की आवाज सुनकर जाग गए। इजरायली सेना रॉकेट से हमले कर रही थी। हमारे घर की दूसरी मंजिल ढह गई और घर में आग लग गई। परमात्मा का शुक्र है कि हमारी जान बच गई। हमले से पहले कोई चेतावनी भी नहीं दी गई। इस बीच स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक इजरायली सेना के हमले में कम से कम 18 के मर जाने की खबर है। वहीं वेस्ट बैंक के विभिन्न शहरों पर छापे के दूसरे दिन भारी मशीनरी के साथ इजरायली सेना जेनिन की सड़कों पर घूमती नजर आई। उधर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने वेस्ट बैंक पर इजराइल के हमलों को तत्काल रोकने का आह्वान किया है। एक बयान जारी करते हुए उन्होंने बच्चों सहित जानमाल के नुकसान की रक्षा करने तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। गुतेरेस ने कहा कि सभी घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध होनी चाहिए और मानवीय कार्यकर्ताओं को सभी जरूरतमंदों तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। गुतेरेस ने कहा कि यह खतरनाक घटनाक्रम वेस्ट बैंक पर पहले से ही विस्फोटक स्थिति को और बढ़ा रहा है। इस बीच यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के विदेश मंत्री ने ब्रसेल्स में बैठक के दौरान वेस्ट गाजा में इजराइल की कार्रवाई पर चिंता जताई गई।
इस दौरान जर्मनी की विदेश मंत्री अन्नालेना बैरबॉक ने संघर्ष विराम पर जोर दिया। वहीं यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा कि फिलिस्तीनियों के खिलाफ नफरत भरे संदेश देने वाले इजराइल के कुछ मंत्रियों पर प्रतिबंध लगनी चाहिए। पश्चिम एशिया में मानवीय युद्ध विराम पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। यह कल्पना करना कठिन है कि गाजा में जिनके प्रियजनों को बंधक बनाया गया है, क्या वे जीवित भी हैं या नहीं। यह मानवीय युद्ध विराम गाजा में 2 मिलियन लोगों के लिए भी आवश्यक है। मैंने सदस्य देशों से यह पूछने के लिए प्रक्रिया शुरू की है कि इजराइल के जो मंत्री फिलिस्तीनियों के खिलाफ नफरत भरे संदेश दे रहे हैं, उनका नाम प्रतिबंधों की हमारी सूची में शामिल किया जाए। दूसरी तरफ विश्व खाद्य कार्यक्रम ने गाजा में एक राहत मिशन से लौट रही अपनी टीम पर इजरायली नियंत्रण वाली सीमा चौकी के नजदीक हुए हमले के बाद जरूरतमंदों तक मानवीय सहायता पहुंचाने में जुटे अपने कर्मचारियों की गतिविधियों में ठहराव लाने की घोषणा की है। यूएन मानवतावादी टीम के स्पष्ट रूप से चिन्हित वाहन एक काफिले का हिस्सा था, मगर फिर भी यह इजरायली सैन्य बलों की गोलीबारी की चपेट में आ गया और वाहन के आगे के हिस्सों पर भी गोलियां लगी। सभी पक्षों को अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून का सदैव सम्मान करना होगा। करीब 11 महीनों से गाजा में जारी संघर्ष कैसे रुकेगा? ये पश्चिम में जारी तनाव से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल है। इस संघर्ष को रुकवाने और संघर्ष को बढ़ने से रोकने के लिए अमेरिका, मिस्र और कतर जैसे दिग्गज कई महीनों से जुटे हुए हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। गाजा वासियों पर जहां एक और इजराइल के हमलों की मार पड़ रही है, तो वहीं पोलियो ने भी इस इलाके में पैर पसार लिए हैं। एक बच्चे की मां ने गाजा में जारी संघर्ष को इसका जिम्मेदार बताते हुए कहा कि अगर उसके बेटे को पोलियो का टीका लग जाता तो आज उसकी स्थिति ये नहीं होती। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष की सबसे बड़ी मार गाजा वासियों पर पड़ी है। लगातार हमलों के कारण गाजा लगभग तबाह हो चुका है। इस बीच गाजा पर अब एक और मुसीबत आ गई है। विनाशकारी इजराइल हमास संघर्ष के बीच पोलियो ने लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। संघर्ष के दौरान जन्मे एक 10 महीने के बच्चे को पोलियो हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह बच्चा 25 वर्षों से गाजा के अंदर पोलियो का पहला पुष्ट मामला है। अब्दुल रहमान नाम के इस बच्चे ने कम उम्र में रेंगना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर एक दिन वह एकदम से जम सा गया। उसके बाएं पैर ने काम करना बंद कर दिया और वो लकवाग्रस्त हो गया। अब्दुल का जन्म संघर्ष से 1 महीने पहले हुआ था। हम उत्तर से दक्षिण की ओर विस्थापित हो गए और लगातार एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होते रहे। इस वजह से उसका टीकाकरण नहीं हो पाया। वो 9 महीने की उम्र में रेंग रेंग कर चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 2 महीने पहले उसने चलना और रेंगना बंद कर दिया। बच्चे के लकवाग्रस्त होने का कारण टाइप 2 वायरस को माना जा रहा है। हालांकि टाइप 1 और टाइप 3 से यह ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में कम टीकाकरण दर वाले क्षेत्रों के अधिकांश मामले में ये जिम्मेदार रहा है। इस बीच बच्चे की मां ने गाजा में जारी संघर्ष को इसके लिए जिम्मेदार बताते हुए कहा, अगर उसके बच्चे को पोलियो का टीका लग गया होता तो आज उसकी ये स्थिति नहीं होती। मेरे बेटे को संघर्ष और सीमा पार बंद होने के बीच यह बीमारी हो गई। इन परिस्थितियों में उसका टीकाकरण नहीं हो पाया। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। मैं उसे अस्पताल ले गई। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे बेटे को पोलियो है और वे इसका इलाज नहीं कर सकते। अब मुझे नहीं पता कि यह ठीक होगा या नहीं। गाजा में स्वास्थ्य सेवा कर्मी महीनों से पोलियो के प्रकोप की संभावना के बारे में चेतावनी दे रहे हैं। अब्दुल रहमान का ये मामला स्वास्थ्य कर्मियों की इस आशंकाओं को अब सही साबित कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने इजराइल और हमास से गाजा में टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाने की अनुमति देने के लिए 7 दिन के मानवीय विराम की अपील की है। हमारे पास टीके आ चुके हैं। हम शांति की अपील कर रहे हैं। हम मानवीय विराम की अपील कर रहे हैं, जिससे टीकाकरण कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाया जा सके। हमारा अनुमान है कि गाजा में लगभग 6,40,000 बच्चों को टीकाकरण होना है, लेकिन गाजा में काम करने की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि संघर्ष से पहले गाजा के बच्चों को पोलियो के खिलाफ बड़े पैमाने पर टीका लगाया गया था, लेकिन अब्दुल रहमान को टीका नहीं लगा क्योंकि उसका जन्म 7 अक्टूबर से ठीक पहले हुआ था।
संघर्ष के दौरान गाजा के अस्पतालों पर हमले किए गए और नवजात शिशुओं के लिए नियमित टीकाकरण लगभग बंद कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने हर बच्चे को तत्काल टीका लगाने की अपील की है ताकि टीके की कमी के कारण और बच्चे पोलियो से ग्रसित न हो जाएं। अगली खबर की ओर चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने गुरुवार को बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। बैठक के दौरान शी जिनपिंग ने दोनों देशों के बीच बेहतर संबंधों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और चीन को विभाजन या टकराव के बजाय एकजुटता और समन्वय पर जोर देना चाहिए। इस बदलती और अशांत दुनिया में किसी भी देश के लिए विभाजन या टकराव के बजाय एकजुटता और समन्वय की आवश्यकता है। लोग खुलेपन और प्रगति चाहते हैं, बहिष्कार या पिछड़ापन नहीं। हालांकि दोनों देशों की संबंधित स्थितियों और चीन अमेरिका संबंधों में बड़े बदलाव हुए हैं, लेकिन दोनों देशों के संबंधों के स्थिर, सुदृढ़ और सतत विकास के लिए चीन की प्रतिबद्धता अपरिवर्तित बनी हुई है। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दुनिया में किसी भी संघर्ष या टकराव के खिलाफ रहे हैं और वो शांति और बेहतर संबंधों के पक्षधर रहे हैं। जैक सुलिवन ने साथ ही दोहराया कि जो बाइडेन जल्द ही चीन के राष्ट्रपति से बात करेंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन इस महत्वपूर्ण संबंध को जिम्मेदारी से प्रबंधित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संघर्ष या टकराव में न बदल जाए और जहां हमारे हित सही हो वहीं मिलकर काम करें। हम उच्च स्तरीय कूटनीति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रपति बाइडेन आने वाले हफ्तों में आपसे फिर से बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। जापान के दक्षिण पश्चिम इलाके में शानशान तूफान का कहर देखा जा रहा है। तूफान की वजह से कई इलाकों में बिजली गुल हो गई, हवाई यातायात बाधित हो गया और प्रमुख कारखानों को बंद करना पड़ा। तूफान से संबंधित घटनाओं में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। 252 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती तूफानी हवाएं, भारी बारिश और भूस्खलन से मची तबाही की ये तस्वीरें जापान की है, जहां गुरुवार सुबह करीब 8 बजे शानशान तूफान ने दस्तक दे दी। दक्षिण पश्चिम जापान में दस्तक देने के साथ ही शानशान तूफान आइलैंड क्यूशू से जा टकराया, जिसने जापान के लोगों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। तूफान की वजह से कई इलाकों में बिजली गुल हो गई, हवाई यातायात बाधित हो गया और प्रमुख कारखानों को बंद करना पड़ा। तूफान से संबंधित घटनाओं में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। इस बीच जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने इस तूफान के मद्देनजर एक आपातकालीन कैबिनेट बैठक बुलाई। बैठक के बाद जारी बयान में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार इस तूफान से निपटने के लिए एक समर्पित कार्यालय स्थापित कर रही है। किशिदा ने यह भी चेतावनी दी है कि तूफान का प्रभाव लंबे समय तक रहने की आशंका है और उन्होंने अधिकारियों को सतर्क रहने और उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री ने तूफान के कारण मारे गए लोगों और साथ ही घायल हुए लोगों के प्रति संवेदना भी जताई है। जापान में अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यह क्षेत्र में आने वाले अब तक के सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक हो सकता है। तूफान से दक्षिणी क्यूशू के मियाजाकी शहर में कई वाहनों और घरों की खिड़कियां टूट गई, साथ ही कुछ इमारतों की दीवारें भी क्षतिग्रस्त हो गई।
कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिली। वहीं आपदा प्रबंधन एजेंसी के अनुसार 80 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तूफान प्रभावित क्षेत्र क्यूशू के 7 प्रांतों में 2 लाख से अधिक घरों में बिजली सेवा बाधित रही। जापानी अधिकारियों के अनुसार मुख्य रूप से क्यूशू और मध्य जापान के अलावा कई इलाकों के कुल 50 लाख से ज्यादा लोगों को घर खाली कर सुरक्षित स्थान पर जाने के आदेश दे दिए गए हैं। इस बीच कई होटल अपनी पहले से हो रखी बुकिंग को रद्द करके प्रभावित लोगों को कमरा देकर उनकी मदद कर रहे हैं। इस बीच शानशान तूफान से एएनए होल्डिंग सहित जापान एयरलाइंस ने लगभग 800 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी हैं, जिससे लगभग 40,000 यात्री प्रभावित हुए हैं। इसी के साथ टोयोटा, निसान और होंडा सहित कई नामचीन कंपनियों ने अपने संयंत्र और कारखानों का परिचालन उत्पादन भी कुछ दिनों के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। जापान की मौसम एजेंसी ने दक्षिणी क्यूशू में 1100 मिलीमीटर बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम एजेंसी के मुताबिक यह तूफान लगभग 9 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर के होन्शु द्वीप की ओर बढ़ रहा है। तूफान शानशान के सप्ताह के अंत के आसपास मध्य पूर्वी क्षेत्रों और राजधानी टोक्यो तक पहुंचने की उम्मीद है। अगली खबर की ओर चलते हैं। साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारत में एक परिसर स्थापित करेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गुरुवार को इसका आशय पत्र साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय को सौंपा। आयोग के अध्यक्ष एम जगदेश कुमार ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की उपस्थिति में नई दिल्ली में ये पत्र सौंपा। इस मौके पर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि यह आयोजन भारत और ब्रिटेन के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों का प्रमाण है, जिसमें शिक्षा एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने कहा कि इस नीति का लक्ष्य भारत को शिक्षा में एक वैश्विक नेतृत्व के रूप में स्थापित करना है। We are witnessing a significant milestone in international education in India. The issuance of the letter of intent to the University of Southampton, one of the top 100 universities of the world. And it's issued as they prepare to establish their first campus in India. Today's event is also a testament to the strong and multifaceted bilateral ties between India and the United Kingdom. NEP 2020 is more than just a policy. It is, in fact, a vision for the future of education in India, one that aspires to elevate our standards to the highest global levels. It aims to make India a hub of excellence, attracting students from around the world, setting up foreign university campuses, and fostering global competencies among our students and our faculty. अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। भारत चीन सीमा मामले पर परामर्श एवं समन्वय के लिए कार्यतंत्र WMCC की 31वीं बैठक गुरुवार को बीजिंग में आयोजित की गई। इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव ईस्ट एशिया गौरंग लाल दास ने किया। वहीं चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में सीमा और महासागरीय विभाग के महानिदेशक होंगलियांग ने किया। इस साल जुलाई में अस्ताना और वियंतियाने में हाल ही में हुई बैठकों में दोनों विदेश मंत्रियों के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों पक्षों ने लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान खोजने के उद्देश्य से वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मतभेदों को कम करने और लंबित मुद्दों का शीघ्र समाधान खोजने के विचारों पर सहमति जताई। इसके लिए उन्होंने कूटनीतिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से गहन संपर्क के लिए सहमति व्यक्त की। अगली खबर की ओर चलते हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के अपदस्थ होने के बाद गठित अंतरिम सरकार ने छात्र आंदोलन के समय हताहत लोगों की संख्या को लेकर बड़ा दावा किया है। स्वास्थ्य सलाहकार नूरजहां बेगम ने कहा है कि हाल के छात्र प्रदर्शन के दौरान 1000 से अधिक लोग मारे गए। यही नहीं, 400 से अधिक लोग अंधेपन का शिकार हुए। उन्होंने साथ ही कहा कि सरकार मरने वालों के परिवारों की जिम्मेदारी को लेकर और घायलों को मुफ्त इलाज मुहैया कराने को लेकर संवेदनशील है। चलिए अब चलते हैं यूरोप की ओर।
फ्रांस की कोर्ट ने टेलीग्राम के बॉस पावेल ड्यूरो को सशर्त जमानत दे दी है। जमानत की शर्त में उन्हें 50 लाख यूरो की जमानत राशि जमा करने, सप्ताह में 2 बार पुलिस के पास रिपोर्ट करने को कहा गया है। इसके साथ ही उनके फ्रांस छोड़ने पर भी रोक लगाई गई है। पावेल ड्यूरो को संगठित अपराध के तहत औपचारिक जांच के लिए हिरासत में लिया गया था। पेरिस के अभियोजक लॉर बेक्यू ने एक बयान में कहा कि जज ने माना कि पॉल के खिलाफ सभी आरोपों की जांच शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार हैं। पॉल को 4 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। उन पर अवैध लेन देन, बाल यौन शोषण की तस्वीरों, ड्रग तस्करी और धोखाधड़ी की अनुमति देने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलाने में संलिप्तता, अधिकारियों को जानकारी देने से इनकार, मनी लॉन्ड्रिंग और अपराधियों को क्रिप्टोग्राफिक सेवाएं प्रदान करने के संदेह जैसे आरोप लगे हैं। ये निर्णय तब आया जब रूसी मूल के ड्यूरो को शनिवार शाम पेरिस के पास एक हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया। चलिए अब आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति। होली के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। होली रंगों से खेली जाती है, गुलाल से खेली जाती है, लेकिन एक ऐसी होली हम आपको दिखाते हैं जो टमाटर से खेली जाती है। स्पेन के बुनोल शहर के वेलेंशियन में टोमाटीना फेस्टिवल मनाया जाता है। ये त्यौहार हर साल अगस्त माह के आखिरी बुधवार को मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में हजारों लोग एक दूसरे के ऊपर टमाटर फेंक कर मारते हैं और इसके साथ होली खेलते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हमारे देश में टमाटर को कई तरह की सब्जियों और सॉस में प्रयोग किया जाता है और इसके अलावा टमाटर से कई खास डिशेस भी बनाई जाती हैं। लेकिन एक देश ऐसा है जहां पर टमाटर की होली खेली जाती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं स्पेन के बुनोल शहर के वेलेंशियन के टोमाटीना फेस्टिवल के बारे में, जहां पर ये त्योहार हर साल अगस्त माह के आखिरी बुधवार को मनाया जाता है। इस खास मौके पर करीब 120 टन से ज्यादा टमाटरों का इस्तेमाल किया जाता है। इस फेस्टिवल में हजारों लोग एक दूसरे के ऊपर टमाटर फेंक कर मारते हैं और इसके साथ खेलते हैं। इसके अलावा इन टमाटरों को पहले पेस्ट की तरह मसल दिया जाता है और फिर उसमें सभी लोग लोट-पोट होकर नहाते हुए फन करते हैं। हमने बहुत अच्छा समय बिताया। हमें हर जगह से टमाटर मिले। कुछ टमाटर सख्त थे, लेकिन पार्टी बहुत बढ़िया रही। मुझे टमाटर बहुत पसंद हैं और इसलिए मैंने आने का फैसला किया और हमने बहुत बढ़िया समय बिताया। हमें उम्मीद है कि हम एक बार फिर से ऐसा करेंगे। हम वापस आएंगे। हम अपने टमाटर सॉस के साथ खाने के लिए कुछ स्पैगेटी बनाने जा रहे हैं। स्पेन के इस फेस्टिवल में दूर दूर से लोग आते हैं और खूब मस्ती करते हैं। टोमाटीना फेस्टिवल एक ऐसा त्योहार है जिसमें लोग एक दूसरे के ऊपर टमाटर फेंक कर फाइट करते हैं। लोगों के बीच काफी फ्रेंडली फाइट होती है। इस दौरान लोग तेज म्यूजिक पर डांस भी करते हैं। इस फेस्टिवल में लोग एक दूसरे पर तभी टमाटर फेंकते हैं जब एक सायरन बजता है। इसके बाद सभी लोग टमाटर के दलदल में जंप लगाते हैं और मस्ती में खो जाते हैं। शानदार फेस्टिवल, सुंदर और पूरी तरह से मजेदार। हम बेहतरीन टमाटरों का आनंद ले रहे हैं, अद्भुत और मन को मोह लेने वाले। टमाटर के साथ इतना आनंद पहले कभी नहीं आया। मैं हमेशा अपने एजेंडे में हर अगस्त के आखिरी बुधवार को पहले ही नोट कर लेता हूँ। हम यहाँ आते हैं, टमाटर फेंकते हैं और बहुत अच्छा समय बिताते हैं। मैं सभी को यहाँ आने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। इस साल के टोमाटीना फेस्टिवल में लगभग 22,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि इसकी शुरुआत 1945 में हुई थी, जब कुछ युवा स्पेन के शहर में धरना देने बैठ गए थे। जब पुलिस उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ी, तब युवाओं ने पास में लगी सब्जी की दुकानों से सब्जियों और फलों को उठा कर उन पर हमला कर दिया। इसके बाद से यहाँ फूड फाइट के तौर पर ला टोमाटीना मनाया जाने लगा। और चलिए अब आपको दिखाते हैं दुनिया का दिल।
पेरिस में हो रहे पैरालंपिक के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पैरालंपिक के शुरू होने से पहले ही 2 मिलियन टिकट बिक चुके हैं। इसमें से 1 मिलियन टिकट 1 महीने से भी कम समय में बिके हैं। 52% टिकट धारकों को पहली बार पैरालंपिक खेल देखने को मिलेगा। ओलंपिक के सफल आयोजन और रिकॉर्ड दर्शकों की उपस्थिति के बाद खेल प्रेमियों की नजर अब पेरिस पैरालंपिक पर है। 28 अगस्त को पेरिस के बीचों बीच हुए भव्य उद्घाटन समारोह के साथ पैरालंपिक खेलों की शुरुआत हुई। अभी तक 2024 पैरालंपिक खेलों के लिए 2 मिलियन से अधिक टिकट्स बिक चुकी हैं, जिनमें से 1 मिलियन टिकट सिर्फ 1 महीने में बिकी हैं। खेलों में भाग लेने वाले दर्शकों के पास पेरिस 2024 पार्टी को जारी रखने का अवसर होगा, जो ओलंपिक के साथ शुरू हुई थी। पैरालंपिक के टिकट खरीदने वाले अधिकांश लोगों के लिए पेरिस पैरालंपिक खेल नया अनुभव होंगे। 52% टिकट धारकों को पहली बार पैरालंपिक खेल देखने का मौका मिलेगा। पैरालंपिक खेलों के टिकट धारकों में से 48% ने पहले ही खेलों के टिकट खरीद लिए हैं। लगभग 20 खेलों की कम से कम 75% टिकट्स बिक चुकी हैं। 11 खेलों की कम से कम 90% टिकट्स खेल प्रेमियों ने खरीद ली हैं। टिकट्स की बिक्री के बाद ऐसा लग रहा है कि पैरालंपिक खेलों को लेकर उत्साह बढ़ा है। 3 दिनों में 1000 से अधिक लोग अब तक पैरालंपिक मशाल को पूरे फ्रांस में ले गए। उद्घाटन समारोह से पहले पेरिस तक मशाल के उत्साहवर्धन के लिए 5 लाख से अधिक दर्शक दिखाई दिए। यह उन खेलों की सफलता के लिए एक अच्छा संकेत है। आपने समाचारों में सुना होगा कि हमने कल आधिकारिक तौर पर 2 मिलियन टिकट्स की बिक्री का आंकड़ा हासिल कर लिया है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत के बाद से ही 1 मिलियन टिकट बुक हो चुकी थी। आयोजकों का कहना है कि लगभग 5 लाख टिकट्स अब भी बिकनी बाकी हैं। ऐसे में यदि ये टिकट्स भी बिक जाती हैं, तो पेरिस पैरालंपिक 2012 लंदन खेलों के लिए बेचे गए 2.7 मिलियन टिकट्स के रिकॉर्ड से थोड़ा ही पीछे रह जाएगा, जहां 97% टिकट्स खरीदी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अनुसार 2008 बीजिंग खेलों में 1.82 मिलियन टिकट्स बेचे गए और आयोजकों ने स्कूल्स को 1.62 मिलियन टिकट्स दिए थे। रियो 2016 पैरालंपिक के लिए करीब 2.1 मिलियन टिकट्स बिकी थी। पेरिस पैरालंपिक की आयोजन समिति का मानना है कि पैरालंपिक के लिए सभी टिकट्स बिक जाती हैं तो ये एक रिकॉर्ड होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।